हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले काइंड्स ऑफ शेयर्स की बात करने वाले, यानी टाइप्स ऑफ शेयर्स की हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमने इसके पहले के लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा है, सोर्सेस ऑफ कैपिटल पढ़ा, दैट इज सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ा, जिसमें हमने ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल की बात की थी। उस ओन कैपिटल के पहले हिस्से में हमने शेयर्स के बारे में पढ़ाई की है, ठीक है, कि शेयर्स का मीनिंग क्या था, शेयर्स का डेफिनेशन क्या है, शेयर्स का क्या टाइप्स है, ठीक है, फीचर्स है, सॉरी। तो आज हम लोग क्या करने वाले, टाइप्स ऑफ शेयर्स की बात करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, व्हाट इज शेयर? शेयर इज अ पार्ट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर इज अ पार्ट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। तो यहाँ पर शेयर जो है वो छोटा सा हिस्सा माना जाता है। तो यहाँ पर अब आगे की बात हम लोग करने वाले हैं कि किसी भी कंपनी के अंदर अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं। तो क्योंकि हमें उनके राइट्स को क्या करना है, कंट्रोल। क्योंकि मान मैंने बताया क्या था आपको, जो इंसान शेयर में पैसा लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं, ठीक है। और जो इंसान शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का क्या माना जाता है, ओनर माना जाता है। सिंपल सी बात है। तो हमें उनके और ये ओनर क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं, ये बिजनेस को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है। ये जब पैसा लगाएंगे तो इन्हें बदले में क्या चाहिए होता है, इनकम चाहिए रहता है, क्योंकि इन्होंने रिस्क लिया हुआ है। तो कंपनी के अगर ओनर बिजनेस में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट को क्या कहेंगे, शेयर कैपिटल कहेंगे। बदले में इनको क्या चाहिए, बदले में इनको चाहिए डिविडेंड। डिविडेंड मतलब होता है प्रॉफिट, शेयर पार्ट ऑफ प्रॉफिट इन दी, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि प्रॉफिट का एक हिस्सा होना चाहिए, शेयर इन द प्रॉफिट चाहिए। तो शेयर्स नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। एक शेयर होता है हमारा इक्विटी शेयर्स और दूसरा टाइप होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर। जैसा कि मैंने आपको पहले चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या चीजें हमें, और सेकंड चैप्टर के चार्ट्स में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो इक्विटी शेयर क्या होता है उसका पहले फीचर्स हम देखेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है उसका हम फीचर्स देखेंगे, और उसके बाद उसके टाइप्स की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ किसकी बात करेंगे बेटा, आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ इक्विटी शेयर्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले टाइप्स आपको दिख रहा है, तो टाइप्स हम आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो भी ओवरव्यू के लिए बता दो कि इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है हमारे रियल ओनर होते हैं, इसलिए इनके पास वोटिंग राइट भी होता है और डिफरेंशियल वोटिंग राइट दोनों होता है। यानी इनको जो नॉर्मल वोटिंग राइट, मैनेजमेंट राइट मिलता है वो भी है, और इनको डिफरेंशियल वोटिंग राइट भी है। यानी ये इनके राइट्स के हिसाब से बाइफर होता है। यानी इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं कि है, सिर्फ इनको वोटिंग राइट्स की अथॉरिटी अलग अलग होती है। लेकिन हम प्रेफरेंस शेयर्स की तरफ अगर बढ़े तो यहाँ पे टोटल 8 टाइप देखने के लिए आपको मिलेंगे, टोटल 8 टाइप्स, जिसमें से क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रेडीमेबल, इररेडीमेबल, ठीक है। समझा? आपको याद रखने के लिए मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे, क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, रेडीमेबल, ठीक है। क्या बोला, सीपीसीआर, क्या बोला, सीपीसीआर। कैसे कैसे, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रेडीमेबल, इररेडीमेबल, ठीक है। तो सीपीसीआर हमारा शॉर्टकट हो गया। और इसमें अगर एक क्यूमुलेटिव तो दूसरा क्या आ जाएगा, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रेडीमेबल, इररेडीमेबल। तो ऐसे करके हमको क्या करना है, पढ़ना है। अंडरस्टूड? इसमें कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं। तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, इक्विटी शेयर्स की तरफ। इक्विटी शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। यानी इक्विटी शेयर्स का हम दूसरा नाम क्या कहते हैं बेटा, ऑर्डिनरी शेयर्स कहते हैं। सर इसे ऑर्डिनरी शेयर्स क्यों कहा जाता है, ये नॉर्मल शेयर की तरह माना जाता है क्योंकि इसमें ओनर्स के पास राइट होता है। तो कंपनीज एक्ट ने क्या डिफाइन किया है कि इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। यानी जिन शेयर्स को प्रायोरिटी नहीं मिलती, जिन शेयर्स को प्रायोरिटी नहीं मिलती, जिन शेयर्स को प्रायोरिटी नहीं मिलती, ऐसे शेयर्स को हम क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर्स कहते हैं। इस डेफिनेशन से आपको दो चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन सी, कि ये जो इक्विटी शेयर होते हैं उन्हें किसी भी तरीके का डू नॉट इंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, यानी इन्हें डिविडेंड के लिए किसी भी तरीके का राइट मिलता नहीं है। दूसरा, यानी जब एक कंपनी वाइंडिंग अप होने के टाइम पर आ जाए, यानी कंपनी जब बंद होने की कगार पर है, तब भी इनको किसी भी तरीके का रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में भी प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। यानी आप ऐसा कह सकते हो, जैसा मैंने आपको डेफिनेशन में एक्सप्लेन भी किया था, इनिशियली एक्सप्लेन भी किया था, कि यहां पर
इक्विटी शेयर को दो चीजों के लिए प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। एक तो होता है रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं, हम इसको सिंपल भाषा में कहते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड कहेंगे। एक तो उनको पेमेंट ऑफ डिविडेंड में प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड में प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। दूसरा उनको मिलता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में उनको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। यानी जब अब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में डिविडेंड देने की बात आएगी तो भी सबसे लास्ट नंबर इक्विटी शेयर को मिलेगा, और कंपनी बंद होने के बाद जब उसको लिक्विडेट किया जाएगा, कंपनी बंद होने के बाद कंपनी को क्या किया जाता है, लिक्विडेट किया जाता है, यानी उसके सारे असेट्स को बेच दिया जाता है। असेट्स को बेचने के बाद सारी की सारी लायबिलिटी पेड ऑफ करने का जब टाइम आएगा, उसमें भी सबसे आखिरी नंबर इक्विटी शेयर्स का आता है। इक्विटी शेयर्स आर द फंडामेंटल सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंसिंग, यानी इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो फंडामेंटल सोर्सेज होते हैं। फंडामेंटल सोर्सेज मतलब सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो ओनर होते हैं। क्या होता है, वो कंपनी को क्या करते हैं, ओन करते हैं, और ओनरशिप में जितने भी रिस्क उनके साथ होते हैं वो सारे के सारे रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज उनके पास होती है। यानी हम ऐसा सिंपल एंड शॉर्ट शब्द में कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर जो होता है वो ओनरशिप कैपिटल के साथ साथ, यानी ओनरशिप कैपिटल तो प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ वो रिस्क टेकर होता है, रिस्क टेकर होता है। यानी वो पैसा लगाएगा लेकिन वो पैसा उसे कब मिलने वाला है, उस पर कोई उसे पैसे का रिपेमेंट के बारे में भी पता नहीं होता है, और साथ ही साथ उसे प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी उसे पता नहीं होता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिस्क कैपिटल या रिस्क टेकर कहते हैं। आगे की हम लोग बात करेंगे तो इक्विटी शेयर्स के अंदर हम लोगों को क्या क्या चीजों का ध्यान देना है। देखिए, आफ्टर पेइंग क्लेम ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टर द रिमेनिंग फंड बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर। सभी को पैसा बांटने के बाद अगर पैसा बच जाएगा तो उसमें हिस्सा होता है इक्विटी शेयर होल्डर का। इक्विटी शेयर होल्डर को इसीलिए हम लोग कहते हैं रेसिडुअल क्लेमेंट्स। रेसिडुअल क्लेमेंट्स का मतलब क्या होता है, कंपनी के इनकम में भी सबसे लास्ट हिस्सा उसे ही मिलेगा, और कंपनी के एसेट्स बेचने के बाद जो पैसा बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा, इसलिए उसे रेसिडुअल क्लेमेंट कहा जाता है। अंडरस्टूड, इसमें किसी को डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा इक्विटी शेयरहोल्डर डू नॉट कैरी एनी फिक्स कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी उसे डिविडेंड कितना मिलेगा वो भी, यानी यहां पर किसी भी तरीके का रेट ऑफ डिविडेंड मेंशन नहीं किया जाता। यानी इट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट, अगर उसका प्रॉफिट ज्यादा है तो डिविडेंड का रेट भी ज्यादा मिलेगा, और अगर प्रॉफिट कम हुआ तो डिविडेंड भी उसे कम मिलने के चांसेस है। तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इसीलिए दे आर पेड डिविडेंड एट द रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेशन देंगे तो ही उन्हें डिविडेंड में हिस्सा दिया जाता है, यानी प्रॉफिट पे हिस्सा दिया जाता है। इफ देयर इज नो प्रॉफिट नो डिविडेंड विल बी पेबल, प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो उन्हें डिविडेंड भी नहीं दिया जाएगा, और अगर लेस प्रॉफिट है तो लेसर डिविडेंड विल बी पेड, ज्यादा प्रॉफिट है तो ज्यादा डिविडेंड देंगे, कम प्रॉफिट है कम डिविडेंड देंगे, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड, यही फंडा मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है। तो इक्विटी शेयरहोल्डर का मेन चीज क्या होता है, यानी समझ लीजिए कि मुझे आपका डिविडेंड का रेट भी पता नहीं है, प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, तो भी कंपनी के अंदर इक्विटी शेयरहोल्डर अपना पैसा क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है और उसे अच्छा खासा फाइनेंशियल रिवॉर्ड यानी प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, तो उसमें भी उसका हिस्सा होगा, और जब कंपनी का डाउनफॉल चालू होगा, फेल होना शुरू हो तो भी उसको रिस्क है। यानी ये एक तरीके का रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ आता है, जिसके अंदर इक्विटी शेयरहोल्डर को अलग अलग नामों से अलग अलग पोजीशन से माना जाता है। उन्हें वेंचर कैपिटल और रिस्क कैपिटल दोनों, यानी कंपनी अगर सक्सेसफुल हुई तो उसे अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, कंपनी अगर फेल हुई तो उसकी कंपनी का जो पैसा उसने इन्वेस्टमेंट किया वो भी उसका डूब सकता है। इसीलिए द ओनर ऑफ इक्विटी शेयर आर रियल रिस्क बेरर, यानी उन्हें सच में रिस्क लेने की कैपेबिलिटी उनके अंदर होती है, इसलिए उन्हें रिस्क टेकर कहा जाता है, रिस्क बेरर कहा जाता है। हाउएवर इक्विटी शेयरहोल्डर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, यानी इक्विटी शेयरहोल्डर जो होता है वो मैनेजमेंट देखता है, कंपनी के रोजमर्रा की जिंदगी में इन्वॉल्वमेंट लेता है। अब मैनेजमेंट की क्या क्या एक्टिविटीज होती है, मैनेजमेंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना, यानी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना,
ठीक है, कंपनी के प्रॉफिट्स एंड लॉस पर उसका नजर रखना, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज बैलेंस शीट वगैरह चेक करना है। तो ये रोजमर्रा की जिंदगी में वो इन्वॉल्वमेंट ले सकता है। दे आर इन्वाइटेड इन द जनरल मीटिंग, कंपनी की जनरल मीटिंग में उन्हें बुलाया जाता है, और उन्हें जिस भी जनरल मीटिंग में बुलाया जाता है उसमें उन्हें इलेक्शन यानी वोट देने का राइट होता है। इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग क्या कहते हैं, रियल ओनर कहते हैं। अब इन्हें रियल ओनर कहने का 2-3 रीजन बताता हूं। पहला, ये जो पैसा देते हैं उस पर इन्हें किसी भी तरीके का एक्सपेक्टेशन नहीं होता। एक्सपेक्टेशन दो चीजों का नहीं होता, ना तो इन्हें डिविडेंड का कोई एक्सपेक्टेशन है, ना तो इनको रिपेमेंट का। इनको पैसा तो चाहिए लेकिन वो कब मिलेगा, डिपेंड्स ऑन कंपनी। दूसरा, इसका मतलब ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, इसका मतलब दे आर द रिस्क टेकर, उनके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा होती है। उसके बाद लेकिन इनको एडवांटेज क्या है, कंपनी के मैनेजमेंट में अधिकार रखते हैं, इनको वोटिंग राइट भी मिलता है। ठीक है, ये कंपनी के अंदर एज अ ओनर के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान रिस्क ले रहा है तो उसे एज अ ओनर की पोजीशन ही देते हैं। तो जो शेयर होल्डर होता है वो ओनर होता है, लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है वो रियल ओनर होता है। तो सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन सा ओनर होगा, वो टेम्परेरी ओनर होगा, जब तक उसका पैसा इस्तेमाल किया जाए तब तक ही। नाउ कम टू द बेटा इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर का फीचर्स, पहला फीचर्स है परमानेंट कैपिटल। परमानेंट कैपिटल मैंने आपको क्या बताया था, इक्विटी शेयर जो होता है वो इररिडीमेबल शेयर होता है, उनका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा डिपेंड्स ऑन द कंपनी। अगर इफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द इक्विटी शेयर इज नॉट रिफंडेबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, कंपनी जब तक चलेगी तब तक उनका पैसा रिफंड मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पैसा कब रिफंड मिल सकता है, जब कंपनी दो डिसीजन ले, क्या तो कंपनी बायबैक के बारे में सोचे, यानी जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बायबैक के बारे में सोचेगा, या कंपनी जब वाइंडिंग अप होगी, यानी जब कंपनी बंद होने की कगार पर, यही दो पोजीशन में मिल सकता है। यानी जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बायबैक ऑफ शेयर्स के बारे में सोचेंगे या कंपनी को बाइंडिंग के बारे में सोचेंगे तो ही उन्हें पैसा रिटर्न मिल सकता है। इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर को लॉन्ग टर्म कैपिटल या परमानेंट कैपिटल कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंड, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। बेटा फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड का मतलब होता है देयर इज नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, यानी किसी भी तरीके का आपको जो डिविडेंड दिया जा रहा है, प्रॉफिट में जो हिस्सा दिया जा रहा है डिविडेंड का, पहले आप लोग मतलब समझ लो कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो इसका मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। प्रॉफिट का हिस्सा, प्रॉफिट का हिस्सा, जब प्रॉफिट का हिस्सा आपको मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। तो जब इक्विटी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड दिया जा रहा है वो फिक्स रेट पर दिया नहीं जा रहा है, यानी ये जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर। यानी कंपनी ने अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाया तो डिविडेंड भी उसे हायर रेट पे मिलेगा। अगर कंपनी को लॉस हुआ तो कंपनी डिविडेंड नहीं पे करेगी, यानी मोर प्रॉफिट मोर डिविडेंड, लेस प्रॉफिट लेस डिविडेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड, इस तरीके से काम करता है कंपनी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिकमेंडेशन पर ही आपको डिविडेंड दिया जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर कैन नॉट कंपेल, कंपेल मतलब वो कंप्लेन नहीं कर सकती कि उन्हें डिविडेंड दिया जाए, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजन के ऊपर होता है। इसीलिए जो इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम होती है वो अनसर्टेन और इरेगुलर होती है, इसीलिए उसे डिविडेंड जो मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट पर मिलता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, अगर आपकी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट रेज कर रही है तो आपको डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा, तो ये इनके लिए एडवांटेज है। अगर कंपनी को कम प्रॉफिट है तो डिविडेंड भी शायद कम मिल सकता है, अगर कंपनी को जीरो प्रॉफिट है तो डिविडेंड भी आपको जीरो, यानी कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। अच्छी बात क्या है कि जब कंपनी को आप इतना सपोर्ट कर रहे हो तो कंपनी को जब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज्यादा होता है तो भी आपको वहां पर मिलेगा डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। ठीक है, कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को क्या राइट्स है, कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को क्या राइट्स है देखते हैं। थर्ड पॉइंट आता है राइट, तो इन्हें 4 राइट मिलते हैं। पहला राइट है उनको वोट देने का अधिकार, यानी कंपनी की जब भी मीटिंग होगी तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास वो अधिकार होता है कि वो अपने डायरेक्टर्स यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुन सके। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस के समय पे ही उन्हें वोट देने का अधिकार होता है। सेकेंड पॉइंट, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, कंपनी को जब भी प्रॉफिट मिलेगा उन्हें उस प्रॉफिट को एज अ डिविडेंड डिवाइड करना पड़ेगा। कंपनी अगर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी को अगर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो कंपनी को उसका डिविडेंड देना है। इन दैट केस
इक्विटी शेयरहोल्डर गेटिंग अ लार्ज डिविडेंड, इसलिए कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने पर उससे अच्छा खासा डिविडेंड भी मिल सकता है। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स, इंस्पेक्ट बुक का मतलब होता है कि वो जब चाहे कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है, मिनट्स बुक को चेक कर सकता है, कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकता है एज पर देयर कन्वीनियंस। फोर्थ पॉइंट, ट्रांसफर शेयर, राइट टू ट्रांसफर शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर क्या कर सकता है, उसे जब जरूरत पड़े वो अपने शेयर्स को दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर सकता है। अब ये ट्रांसफर 3 तरीके से किया जाता है, ठीक है। अगर आप अपने शेयर किसी और के नाम पर ट्रांसफर करते हैं उसे बोलते हैं वॉलेंट्री ट्रांसफर। आपके मरने के बाद जो शेयर ट्रांसफर किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन, ठीक है। और थर्ड बी यानी बीच का, जब आप किसी को गिफ्ट देना पसंद करते हो तब वो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की कंडीशन में भी आ सकता है। आई होप कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं है, ठीक है। पहला हमने क्या देखा, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा, पहला हमने पॉइंट देखा परमानेंट कैपिटल, दूसरा पॉइंट देखा फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, थर्ड पॉइंट देखा राइट्स। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 4, नो प्रेफरेंशियल राइट, यानी कोई अधिकार उन्हें नहीं मिलता। मैंने आपको बताया कंपनी को पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल के टाइम पर प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। प्रेफरेंशियल राइट मतलब प्रायोरिटी राइट, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता नहीं मिलती। सबसे पहले डिविडेंड का पहला हिस्सा प्रेफरेंस शेयर को जाएगा। अगर प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देने के बाद पैसा बच गया तो ही इक्विटी शेयर को पूछा जाता है, यानी दिया जाता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में दिया वाइंडिंग, कंपनी को वाइंडिंग अप होने के टाइम पे जब कंपनी सारे के सारे होल्डर्स को पैसा बांटना शुरू करेगी और अगर पैसा बच गया तो ही इक्विटी शेयरहोल्डर को उनका पैसा रिटर्न मिलेगा। अगर पैसा नहीं बचा तो उन्हें पैसा भी रिटर्न मिलने वाला नहीं है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट कंट्रोलिंग पावर। बेटा कंट्रोलिंग पावर मतलब इक्विटी शेयरहोल्डर क्या कंट्रोल करके रखेगा। तो इक्विटी शेयरहोल्डर जो होता है वो कंपनी का कंट्रोलर इसलिए माना जाता है क्योंकि वो सच में रियल मास्टर होता है। रियल मास्टर का मतलब क्या होता है, उसके पास कुछ अधिकार होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं, किन्हें चुनना है किन्हें नहीं चुनना है, ये भी उसके पास राइट है। यानी किसी भी इक्विटी शेयरहोल्डर के पास जब राइट टू कास्ट वोट, यानी जब उसे वोट देने का अधिकार होता है तो वो अपने राइट्स को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। कहां पर यूज कर सकता है, कंपनी के मैनेजमेंट में। अब वो अपने राइट को कहां पर इस्तेमाल करेगा, प्रॉक्सी के लिए इस्तेमाल करेगा, यानी खुद मीटिंग में ना आकर किसी और को भेज देना, खुद मीटिंग में ना आकर, ठीक है, विदाउट अटेंडिंग द मीटिंग, खुद मीटिंग में ना आकर किसी और को वो भेज सकता है अपनी जगह पर। दूसरा, कंपनी के वोटिंग राइट्स जब पार्टिसिपेट करने की बात करेगा, इनरोल करने की बात करेगा, तो वो कंपनी के राइट्स को मैनेजमेंट और अफेयर्स ऑफ द कंपनी में लगाएगा। मैनेजमेंट मतलब कंपनी की रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीज करना है उसमें भी वो इंटरफेयर कर सकता है और कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को भी चेक कर सकता है। उसे अपने डायरेक्टर को चुनने का भी अधिकार है। ये डायरेक्टर मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनने का भी अधिकार है। उसे उससे जुड़े हुए या कंपनी से जुड़े हुए किसी मैटर पर वोट देने का भी अधिकार है, ठीक है। इसका मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहा जाए तो इक्विटी शेयरहोल्डर जो होता है उसको पूरा कंट्रोल होता है कंपनी के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसे वोट का भी अधिकार मिल रहा है, उसे प्रॉक्सी को अटेंड करने का भी अधिकार मिल रहा है, उसे डायरेक्टर चुनने का भी अधिकार मिल रहा है, वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को भी चेक कर सकता है। बेटा 6 पॉइंट रिस्क। रिस्क का मतलब होता है जोखिम लेना, ठीक है। तो इक्विटी शेयरहोल्डर जो होता है मैक्सिमम रिस्क रहता है, वो हमने डिस्कस किया। क्यों? क्योंकि ना तो उसे रेगुलर इनकम मिल रही है, रेट ऑफ डिविडेंड के तौर पे उसको ना तो रेगुलर इनकम मिल रही है, और साथ ही साथ अगर कंपनी वाइंड अप होती है और उसे पैसा नहीं मिला तो भी उसका पैसा लॉस हो सकता है, तो भी वो पैसा कंपनी में लगाना पसंद करता है। इसीलिए उसे शॉक ऑब्जर्वर्स कहते हैं, यानी वो टाइम टू टाइम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर लुकआउट रखता है और कंपनी के पोजीशन अच्छी होने की वेट करता है। उसका पैसा बन भी सकता है, उसका पैसा टूट भी सकता है, कम भी हो सकता है। इसीलिए कंपनी के इक्विटी शेयरहोल्डर को रियल रिस्क टेकर कहा जाता है, ठीक है। 7 पॉइंट रेसिडुअल क्लेमेंट। हमने इसके बारे में पढ़ाई की थी। हमने क्या पढ़ा था कि इक्विटी शेयरहोल्डर को क्या रहता है, वो रेसिडुअल क्लेमेंट होता है। उससे क्या, उससे सारे मतलब कंपनी को जो भी इनकम होगा
उस इनकम में से सारे एक्सपेंसेस बेयर किए जाएंगे। एक्सपेंसेस दिया है यानी कंपनी को जितना भी इनकम होगा उस इनकम में से पहले एक्सपेंसेस को माइनस किया जाएगा तो कंपनी को मिलेगा प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट में किस किस को हिस्सा दिया जाएगा? सबसे पहले हिस्सा दिया जाएगा इंटरेस्ट दिया जाएगा सबको। इंटरेस्ट किसको देते हैं हम लोग? आउटसाइडर्स को देते हैं, जैसे डिबेंचर हो गया, बैंक लोन, इनको इंटरेस्ट वगैरह देने के बाद कंपनी को जो प्रॉफिट बचेगा, ठीक है, उसमें उसके बाद हिस्सा आता है गवर्नमेंट का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं। अब इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा, ठीक है, इस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको हम लोग कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको हम लोग कहते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद। उसके बाद कंपनी क्या करेगी? प्रेफरेंस डिविडेंड देने की बात करेगी। किसकी देने की? प्रेफरेंस डिविडेंड। ये देने के बाद कंपनी को जो प्रॉफिट बचेगा वो होगा इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट, यानी इसे सबसे लास्ट में हिस्सा मिलेगा। कंपनी बंद हो रही है, कंपनी बंद होने के समय पर भी उसे सबसे आखिरी में हिस्सा मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो रेसिडुअल क्लेमेंट का सिंपल मतलब होता है लास्ट क्लेमेंट। सॉरी, पॉइंट नंबर 8, नो चार्ज ऑन असेट, यानी कंपनी कितनी भी बुरी हालत में हो, कंपनी के ऊपर, कंपनी के किसी भी असेट पर उसका कोई अधिकार नहीं है। अगर वो उसका पैसा लॉस भी हो रहा है तो भी वो किसी असेट पर क्लेम कर कर अपना पैसा वसूल नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो असेट होता है वो क्रेडिटर के फेवर में काम करता, ना कि ओनर में। सीधी सीधी बात है, ओनर खुद के असेट को क्यों बेचेगा? उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट है बोनस इशू। बोनस इशू को हम लोग कहते हैं बोनस शेयर। क्या कहते हैं बेटा? बोनस शेयर्स। बोनस का मतलब क्या होता है? जब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ मिले। बोनस का मतलब क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी जब कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को एज अ गिफ्ट कुछ शेयर्स दे देता है, उसे कहते हैं बोनस शेयर्स। इसीलिए इसे कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इक्विटी शेयर होल्डर, यानी जो शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री में दे दिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं बोनस इश्यू। इसका मतलब ये बोनस इश्यू का पैसा आएगा कहां से? तो कंपनी ने जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिया है उसका एक हिस्सा दिया जाता है। तो बोनस शेयर जो होता है वो कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से दिया जाता है। इसीलिए इस अभी देखो सीधी सीधी बात है, इनको जो टाइम पे कुछ भी नहीं मिल रहा, ना तो डिविडेंड मिल रहा है ना तो कुछ मिल रहा है, तो कंपनी इनको खुश रखना चाहती है। तो खुश रखने के लिए क्या करेगी? अपने एक्यूमुलेटेड यानी कि अपनी जमा किए गए प्रॉफिट में से एक हिस्सा उनको एज अ बोनस शेयर के तौर पे दिया जाता है। और ये अकाउंटेंसी में इंटरनल एडजस्टमेंट में जाता है। इंटरनल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? उन्हें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कम कर उन्हें इक्विटी शेयर में ऐड करना होता है। दैट्स इट, ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पर। इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ फिनेंसिंग बोलते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ फिनेंसिंग, यानी सामने अलग हमारा पैसा हमारे पास ही रह गया, साथ ही साथ इक्विटी शेयर होल्डर खुश भी हो गए। इसके बाद राइट इशू। राइट इशू का मतलब होता है कि अधिकार। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कंपनी को बार बार पैसे की जरूरत हो रही है, तो कैपिटल की जरूरत होती है। तो कंपनी क्या करेगा? कभी इक्विटी से पैसा लेगा, कभी प्रेफरेंस से लेगा, कभी डिबेंचर से लेगा, कभी बॉन्ड होल्डर से लेगा, कभी पब्लिक डिपॉजिट से ले रहा है, कभी लोन से ले रहा है। तो अलग अलग सोर्सेज से वो पैसा ले सकता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या कहते हैं कि अगर आपको पैसा चाहिए तो आप हमें कहिए ना, हम आपको पैसा देंगे, आप हमें पूछिए तो सही, हम आपको क्या कर सकते हैं? और भी पैसा दे सकते हैं। तो जब किसी भी कंपनी, जब कोई भी एक कंपनी अपने ही इक्विटी शेयर को, जब कोई भी कंपनी अपने ही इक्विटी शेयर को, यानी जब जैसा मैंने कहा जी, जब कंपनी अपने ही इक्विटी शेयर, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है, जब कंपनी अपने ही एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स ऑफर करती है तो उस शेयर्स को हम लोग कहते हैं राइट इशू कहते हैं। ठीक है, और इसे इशू करने का एक प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, पहले उन्हें पूछा जाएगा और वो प्रोपोर्शन वाइज होता है। ऐसा नहीं कि आपको रैंडमली दिया जाएगा कि अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपको एक शेयर राइट इशू के तौर पर मिलेगा। तो ऐसा कुछ प्रोपोर्शन कंपनी ऑलरेडी डिसाइड करके रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब कंपनी की प्रिंटेड प्राइस क्या होती है। तो नॉर्मली जो इक्विटी शेयर की प्रिंटेड प्राइस होती है बहुत कम होती है, जैसे 10 रुपया पर शेयर या 1 रुपया पर शेयर की कीमत होती है। उसके बाद मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है? मार्केट इक्विटी शेयर्स मार्केट में कौन से प्राइस पर बिक रहा है, यानी कंपनी के डिमांड एंड सप्लाई, शेयर्स की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ये डिपेंड करता है।
कंपनी का जो ऐसा बोल सकते हैं कि जो कंपनी के इक्विटी शेयर्स है वो डिपेंड करते हैं उसके प्रॉफिट एंड डिविडेंड के डिक्लेरेशन पर। कंपनी अगर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड अर्न कर रही है, दे रही है लोगों को, इक्विटी शेयरहोल्डर्स को अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है, प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, तो उनकी डिमांड एंड सप्लाई की वजह से उनका जो मार्केट वैल्यू वो बढ़ जाएगा। ये कब होता है? जब कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो उनका मार्केट वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। कंपनी को कम प्रॉफिट होगा तो उनका मार्केट वैल्यू कम हो सकता है, और अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो उनके शेयर के प्राइसेस भी गिर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्लक्चुएशंस मार्केट में क्या होता है? चलते रहता है। जितने में हमने प्रिंटेड किया, जरूरी नहीं कि वही प्राइस पे मार्केट में बिके, उससे कम प्राइस में भी बिक सकता है, उससे ज्यादा प्राइस में भी बिक सकता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है बेटा कैपिटल अप्रिसिएशन। कैपिटल अप्रिसिएशन मतलब कैपिटल का वैल्यू बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। यानी अगर आज मैंने 10,000 रुपया मार्केट में लगाया है, अगर मैं कंपनी के किसी भी शेयर्स में 10,000 रुपया लगाता हूं तो वो 10,000 रुपए की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ने वाली है क्या? अगर मैं आज कंपनी में 10,000 लगाता तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ेगी क्या? तो जो वैल्यू बढ़कर मुझे मिलेगी उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। ये कब पॉसिबल होता है? जब कंपनी में उस शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या हो जाए? बढ़ जाए। जब कंपनी के शेयर मार्केट में या नॉर्मल बीएससी या एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जब उसकी वैल्यूज या उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंपनी इनहांस हो जाती है, बढ़ जाती है, रेपुटेशन हो जाती है, गुडविल बढ़ जाती है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, तब इन दैट केस कंपनी की मार्केट वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जाती है। और जब मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है तो उसको हमने जो पैसा लगाया हुआ है उसकी वैल्यू भी ऑटोमेटिक क्या होने वाली? एप्रिशिएट होने वाली है। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू गेट्स इंक्रीज। ठीक है, आज जो हमने वैल्यू में डील किया उससे ज्यादा प्राइस हमें फ्यूचर में मिलेगा तो उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल एप्रिसिएशन हम लोग कहते हैं। आई होप आपको फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। चैप्टर कंप्लीट होने से हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्टकट भी देने वाला हूं। आपको कितना चीज पढ़ना है, क्या सब कुछ है, वो आपको मैं बताऊंगा। वहां पर आपको पूरा आंसर बाहर करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर। छोटा सा, इसलिए मैं इसे इसी वीडियो में खत्म करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इक्विटी शेयर दो तरीके से डिवाइड होता है, एक वोटिंग राइट्स के हिसाब से, एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट के हिसाब से। इक्विटी शेयर्स के सिर्फ दो टाइप से, एक वोटिंग राइट के हिसाब से डिवाइड होता है और दूसरा डिफरेंशियल वोटिंग राइट के हिसाब से। नॉर्मल वोटिंग राइट मतलब क्या होता है? जब कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनके शेयर होल्डिंग के हिसाब के प्रोपोर्शन में राइट्स मिलते हैं। यानी अगर आपके पास एक शेयर है, ठीक है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। नॉर्मली किसी कंपनी में क्या होता है? 1 शेयर 1 वोट, जिसके पास जितना शेयर उसके पास उतना वोट। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं 1 शेयर 1 वोट। यानी ये मेरे पास 10 शेयर है तो मुझे 10 शेयर वोट देने का अधिकार है, मेरे पास 50 शेयर तो 50 शेयर वोट देने का अधिकार, 50 वोट देने का अधिकार। तो इस तरीके के वोटिंग राइट्स नॉर्मली देखे जाते हैं। और किसी कंपनी में 1 मैन 1 वोट की स्ट्रैटेजी चलती है। ठीक है, एक इंसान ने कितना भी शेयर खरीदा और डजंट मैटर, एक इंसान का एक वोट गिना जाएगा। तो इस तरीके की वोटिंग राइट्स नॉर्मल वोटिंग राइट में आते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स की, तो यहाँ पे डिफरेंशियल वोटिंग राइट कहीं थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर नाम से लग रहा है डिफरेंशियल। तो ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर जिसकी वोटिंग राइट्स अलग होती है। ठीक है, किस बारे में? डिविडेंड के बारे में, वोटिंग के बारे में, या ऐसी कोई चीज जो रूल 4 ऑफ कंपनीज एक्ट में लिखी गई है। यानी इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो जिन मैटर्स में उनकी जरूरत है सिर्फ उन्हीं मैटर्स में उन्हें इन्वॉल्व किया जाए, उसे कहते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। एक शेयर होता है जिस पर उन्हें सभी मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट लेने का अधिकार होता है, और कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिनपे उनके ही मैटर्स पर इन्वॉल्वमेंट लेने का अधिकार होता है। तो जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उनके जो वोटिंग राइट्स है वो लिमिट रख दिए जाते हैं, लिमिटेड रखे जाते हैं, या उन्हें वोटिंग राइट नहीं दिया जाता। तो जब उन्हें उनके राइट्स के ऊपर बात आएगी, जब उनके अधिकारों की बात आएगी, तभी उन्हें वो वोट देने का अधिकार होता है। दे मे बी एंटाइटल्ड टू एक्स्ट्रा रेट ऑफ डिविडेंड अगर जरूरत है। यानी अगर मान लीजिए इक्विटी शेयर होल्डर को हमने कहा कि सर आप हमें पैसा दीजिए, उसने बोला ठीक है मैं आपकी कंपनी में पैसा है, तो मुझे क्या बेनिफिट है?
सर आपको वोटिंग राइट चाहिए या आपको वोटिंग राइट नहीं चाहिए। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि सर, यानी इक्विटी शेयर आप बोलेंगे सर आप वोटिंग राइट चाहिए, आपको वोटिंग राइट नहीं चाहिए। तो सर वोटिंग राइट लेंगे तो आपको मान लीजिए फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। और उसने बोला सर फ्लक्चुएटिंग में कितना मिल सकता है मैक्सिमम, तो उसने बोला सर आपको 10 से लेकर 25% तक हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको वोटिंग राइट का भी अधिकार होगा, क्योंकि डिपेंड्स ऑन कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर। तो आपको जो भी परसेंटेज कम भी मिल सकता है, 10 से कम भी मिल सकता है, 10 से ज्यादा भी मिल सकता है, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी स्ट्रैटेजी। लेकिन अगर आप नॉर्मल वोटिंग राइट की बात करते हो तो सर हम लोग वोटिंग राइट वाले को जितना डिविडेंड देंगे ना, उससे समझ लीजिए 1%, 2%, 3%, 4% ज्यादा ही आपको देंगे। लेकिन बस फर्क यही है कि आपको वोटिंग राइट नहीं देने के लिए मिलेगा, या आपके वोटिंग राइट लिमिट कर दिए जाएंगे। तो यहां पर वोटिंग राइट वालों को जो डिविडेंड दिया जाता है उससे कुछ ज्यादा डिविडेंड की लालच में उनसे वोटिंग राइट लिमिट या उनको नो वोटिंग राइट का अधिकार दिया जाता है। अंडरस्टूड? कोई डिफिकल्टी आपको यहां तक नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं कि आपने ये 2 क्वेश्चंस अच्छे से करोगे, क्योंकि इसके शॉर्टकट्स भी मैं आपको दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चंस एक्सप्लेन होने के बाद। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।